जल्दी से ज्वाइन कर लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है ये जो स्टूडेंट्स हैं बाकी जो हैं वो शायद अपनी अटेंडेंस वगैरह के लिए आते हैं। पहले हाफ में भी हमने उनका वेट किया, वो जब हमने लॉग की बात की तो फिर वो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। तो मेरा ख्याल है इंटरेस्टेड नहीं है, तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ तक जो बताई चीज़ आपको वो ये थी कि हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया और फिर हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। एक और एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के साथ, और फिर जो है वो हम कोड की तरफ आएंगे। तो सपोज ये एक एग्जांपल है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक करें तो ये चार जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक होती है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वल टू जी, और of z, then 6 minus x is 4 and and 8 divided by y is 1 by 4। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको सेंटेंसेस में ब्रेक करेंगे तो एक सेंटेंस हमारा पहला ये वाला बनेगा, ये सारा सारा पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे। जो दूसरा इसका पोर्शन बनेगा वो ये होगा, फिर तीसरा इसका ये वाला टोकन बनेगा, और इसी तरह से ये हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। तो पहला हमने जो पोर्शन था वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमने लिख लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी माइनस 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगेन मैं एक चीज बता दूं, हमेशा कंफ्यूजन होती है इसमें स्टूडेंट्स को, वो ये है कि हम रूल्स को टॉप टू बॉटम फैशन में देखेंगे। पहले पहला रूल उठाया, इनपुट में देखा मैच होता है या नहीं होता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड जो मैच होता है, जो भी पहले मैच होता है सिर्फ उसको हम फायर करेंगे। और ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास रूल्स में बहुत सारे रूल्स हों जो कि एक इनपुट के लिए मैच होते हों, लेकिन हमने कौन सा मैच करवाना है, जो टॉप पे होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम देखेंगे, जो पहले मैच होता होगा हमने उसको मैच करना है। एनीवेज, अगर हम इस इनपुट को लेके चलें तो हमारे पास एक रूल है। अब मैं रूल्स यहाँ पे सारे नहीं लिख सकता बिकॉज एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने ये कहा कि इस इनपुट के अगेंस्ट इज इक्वल टू वाला रूल मैच होता है। इस एग्जाम्पल में इज इक्वल टू वाला रूल मैच होता है, और उस रूल की रिस्पॉन्स है ए इक्वल्स बी। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं, सपोज अगर कुछ इस तरह की इनपुट है कि हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, तो रिस्पॉन्स क्या बनना चाहिए, x इक्वल इक्वल का साइन, ये देखें इक्वल का साइन, और यहाँ b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी। सो x इक्वल टू 5 आ जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो ये इज इक्वल टू या इक्वल या इज जहां पे भी आता है उसकी रिस्पॉन्स आपने देखी होगी हमेशा a साइन ऑफ इज इक्वल टू और फिर b आता है। तो खैर ये रूल्स जिन्होंने डिफाइन किए हैं उन्होंने इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रूल बनाया। तो हमारा ये जो रूल है इज इक्वल टू का यहाँ पे मैच होता है, और जब ये रूल मैच होता है तो हम कहते हैं क्या करो कि इसके अगेंस्ट जो है वो बाइंडिंग लेके आओ। तो हमने देखा कि जब हम इज इक्वल टू को मैच करेंगे, ये देखें इज इक्वल टू यहाँ पे मैच हो रहा है ये, तो डेफिनेटली जो स्टेरिक ए है वो इससे पहले वाले सेगमेंट सारे के साथ मैच हो जाएगा। तो हमारे पास बाइंडिंग आ जाएगी एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस वाई ए के साथ बाइंड हो गया, और राइट साइड की z माइनस 5 जो है वो b के साथ बाइंड हो। जब ये बाइंडिंग हमने कर ली तो हमारा जो सेंटेंस था वो मजीद दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक है ए, एक है बी, सॉरी हाँ, एक है ए और एक है बी। पहले ए को सॉल्व करेंगे फिर बी को सॉल्व करेंगे। तो ए को जब सॉल्व किया तो हमने ए की इनपुट ले ली,
x प्लस वाई, उसको हमने एज्यूम किया ये इनपुट है। फिर से इस x प्लस वाई के ऊपर रूल्स मैचिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया हमने। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक रूल है जिसका जो नाम है वो है स्टेरिक ए प्लस स्टेरिक बी, ये रूल है, प्लस PLUS प्लस इंग्लिश में। और अगर अगर हम ये कहते हैं, सपोज कोई इनपुट ऐसी है कि मैं कहता हूँ z प्लस वाई, z इंग्लिश में लिखा हुआ है z और फिर लिखा हुआ प्लस PLUS प्लस z प्लस सपोज y, तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स बनेगा, z सिंबल प्लस और y बन जाना चाहिए। तो यही चीज हमने यहाँ पे की। इस रूल के अगेंस्ट जो बाइंडिंग होगी वो a बाइंड होगा x के साथ, प्लस प्लस के इक्वल था, और b बाइंड हो जाएगा y के साथ। अब देखिए हमारी जो इनपुट थी वो मजीद दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई है, a में और b में। तो फिर से पहले a को सॉल्व करना है, फिर b को। a को एज इनपुट लेंगे तो हमने देखा कि सिंगल टोकन बन गया, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। b को एज इनपुट लेंगे, सिंगल टोकन है, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। जब सॉल्व नहीं हो सकता तो ये जो फिर इनपुट है ये रिस्पॉन्स में चली जाएगी दोनों की। x की जगह सॉरी a की जगह x आ जाएगा, b की जगह y आ जाएगा। सो रिस्पॉन्स बन गया x प्लस वाई। यहाँ पे जब पुट किया तो रिस्पॉन्स बन गया x प्लस वाई। अब यहाँ पे बैक ट्रैकिंग होती है, तो ये वाला जो आंसर था ना x प्लस वाई, ये एक्चुअली इस a का आंसर था जिसको हम सॉल्व करने गए थे, सही है। और उसको अब जब ये a सॉल्व हो चुका है तो उसका मतलब है कि इस a की जगह मैं इस a की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि अभी b को सॉल्व करना है, ये b जो है, ये वाला जो है ये रहता था, तो इसको एज इनपुट ले लेंगे हम, सही है। z माइनस वाई इनपुट लिया, रूल मैचिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। हमें पता चला कि एक रूल है जो कि माइनस का रूल है, क्वेश्चन मार्क स्टेरिक a माइनस क्वेश्चन मार्क स्टेरिक b। इस रूल को जब हमने मैच किया तो रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से बना कि a के अगेंस्ट आ गया z, क्योंकि हमारी जो इनपुट है वो ये थी, तो a की बाइंडिंग आ गई z, b की बाइंडिंग आ गई 5। तो अब इन ये दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो गया, तो a को पहले सॉल्व करेंगे फिर b को सॉल्व करेंगे। a को सॉल्व किया एज इनपुट, हमने जब z को लिया तो सिंगल टोकन था, कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ, फाइन। b को यानी जो कि उसकी वैल्यू 5 थी उसको लिया, सिंगल टोकन था, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। फिर इस a और b की वैल्यू को इसकी जगह पे हमने पुट करना है, तो ये बन जाएगा z माइनस 5। अब ये जो z माइनस 5 है ये एक्चुअली इसका आंसर था, b का, सही है। b क्या था, b एक्चुअली ये था z माइनस 5, और ये अभी हमने z माइनस 5 को सॉल्व किया, ये z माइनस 5 वाला रूल सॉल्व हुआ, ये वाला। तो जब ये ऊपर जाके उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होगा और साथ में a की वैल्यू भी आएगी, तो a की वैल्यू थी x प्लस वाई, ये a की वैल्यू हमने ये आउटपुट जो है वो ली थी, ये वाली। दूसरी आउटपुट क्या आएगी, z माइनस 5, सब्स्टिट्यूट की तो ओवरऑल हमारा आंसर बन गया x प्लस वाई इक्वल z माइनस 5। ये आंसर आ गया, ये जो पहला टोकन था, जो पहला सेंटेंस था उसका। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो था फाइंड स्केयर z, इसको पिक किया। फाइंड स्केयर z की सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही सर। अच्छा, तो ये बाकी सारे क्यों खामोश हैं, कोई रिस्पांस नहीं है? यस सर। आ रही है? जब आई है यस सर। पहले नहीं आ रही थी? नहीं सर, सर बंद वो हो गई थी। आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है और कनेक्ट हो रही थी तो। अच्छा, कितनी देर से ये प्रॉब्लम आ रही है?
सर पहले मेरे भी इंटरनेट का थोड़ा इशू था, तो मैंने तकरीबन 8 एक मिनट पहले ज्वाइन किया, तो पहले दो एक मिनट सही आई है, फिर 5 मिनट से ऐसे ही हो रहा है दोबारा। सबके साथ ऐसे ही हो रहा है कि 5 मिनट से? नहीं सर, अभी एक नहीं मिनट सर, ये अभी जब आप एक मिनट ही स्केल पहले जी हुआ वाला है। करा रहे हैं ना, जब आप पहले पे थे इनपुट वाले पे, वहां से हुआ है। अच्छा चले, मैं फिर यहाँ ये जो लेफ्ट साइड पे हमने ये जो पोर्शन सॉल्व किए है, ये हो गया, ये समझ आ गया? यस सर, ये हो यस गया। सर। ओके। ये राइट साइड का हम सॉल्व कर रहे थे, तो चले हम राइट साइड को मैं दोबारा से बताता हूँ। राइट साइड पे था हमारे पास फाइंड स्केयर जी, हमने उसको सॉल्व करना शुरू किया और हमें पता चला कि इसके लिए फाइंड का एक रूल है जो कि मैच होता है, तो हमने उस रूल को मैच कर लिया। ठीक है, जब रूल मैच हुआ तो ए की बाइंडिंग आ गई और ए की बाइंडिंग हमारे पास आई स्केयर जी। ए की बाइंडिंग हमारे पास क्या आ गई? स्केयर जी। तो ये जो स्केयर जी है इसको हमने एज अ इनपुट लेके अब चलना है और हमें एक स्केयर का रूल देखना है। तो हमारे पास एक रूल है स्केयर ऑफ वेरिएबल, कोई भी हो। स्केयर का मतलब हमें पता है कि एक्चुअली हम उस वेरिएबल को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिस्पॉन्स में ये आता है कि वो जो भी वेरिएबल है उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करा दो। सही है। तो अब जो इसके अगेंस्ट बाइंडिंग बनेगी, वो जो ए वेरिएबल है उसकी जगह आ जाएगा जी, तो इसका मतलब है कि जी को जी से मल्टीप्लाई करना है। तो इनपुट में जब जी लेंगे तो जी मजीद ब्रेक नहीं हो सकता। जब जी मजीद ब्रेक नहीं हो सकता तो हमने ये कहा कि इसको पुट कर दो, जी की वैल्यू जो है वो ए की जगह, तो यहाँ पे जी मल्टीप्लाई बाय अगेन ए की जगह फिर से जी है तो जी इंटू जी हो जाएगा। और जी इंटू जी बेसिकली स्केयर वाली जो इनपुट थी उसका जो है वो रिजल्ट है, ये स्केयर वाली इनपुट का। ठीक है, तो ये जब हम एक्चुअली पुट करेंगे वहाँ, तो हमारे पास जो है ये टू फाइंड की जगह पे ए की जगह वैल्यू आ जाएगी और वो है जी इंटू जी। तो ये हमारी जो दो आउटपुट्स आ गई हैं। एक आउटपुट थी पहली वाली इक्वेशन की, ये लेफ्ट साइड पे ये वाली, एक आ गया हमारे पास ये दूसरी इनपुट जो कि दूसरी वाली सेंटेंस की थी। अब ये 6 माइनस एक्स इज 4 को हमने सॉल्व करना है। ये 6 माइनस एक्स इज 4 को और डिवीजन वाले रूल को हमने रूल सॉल्व करना है। 6 माइनस एक्स इज 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रूल है इज का जो मैच होता है पहले। अच्छा, जब इज का रूल हमने मैच किया तो बाइंडिंग्स में हमारे पास आ गया कि ए की जगह बाइंड हो गया 6 माइनस, ठीक है, और 6 माइनस एक्स, और इज इसके साथ मैच हुआ और बी की जगह आ गया 4। देन हमने जो ए की इनपुट थी, जो पहला पोर्शन था, उसको इनपुट लिया 6 माइनस एक्स, ठीक है, इसको चलाया। अब हम इसके ऊपर रूल्स फाइंड करेंगे। तो हमने जब रूल्स की लिस्ट में इसको जो है वो ट्रेस किया तो हमें पता चला कि एक रूल है ए माइनस बी का, वो रूल जो है वो हमने इस पे अप्लाई कर दिया और बाइंडिंग्स में आ गया ए की जगह आ गया 6, बी की जगह आ गया एक्स। अब देखें ए और बी जो है, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है एक्स, तो ए एज अ इनपुट जब हम लेंगे तो 6 मजीद ब्रेक नहीं हो सकता, बी एज अ इनपुट लेंगे जो कि एक्स है, मजीद ब्रेक नहीं हो सकता, तो इनकी जो वैल्यूज हैं यहाँ पुट हो जाएंगी, आंसर आ जाएगी 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स। तो ये वाला जो ए था ना, ये 6 माइनस एक्स वाला, उसका आंसर आ गया। अभी बी रहता है तो बी को सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने। ये बी सिंगल टोकन था, बी जो है वो सिंगल टोकन था, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो फिर हमने किया ये कि ओरिजिनल जो हमारा ये वाला रूल था, ये रिस्पॉन्स था ये वाला, उस रिस्पॉन्स में ए की जगह ए की वैल्यू ले आए, बी की जगह बी की वैल्यू ले आए। ए की वैल्यू थी 6 माइनस एक्स, फिर उसके बाद साइन आता है इक्वल का, और बी की जगह हम ले आए 4। सो इसका जो रिजल्ट हमारे पास बन गया वो हो गया 6 माइनस एक्स इक्वल 4। देन अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो एंड डिवाइडेड वाली जो टर्म है उसको सॉल्व करना है हमने। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास जो पहला रूल इस पे मैच होता है वो अगेन इज है। तो इज जब मैच होगा तो आप देखेंगे x डिवाइडेड बाय इज, ये इज यहाँ पे है, इससे पहले वाला सारा का सारा टोकन x के साथ जाएगा, उसके बाद वाला टोकन, सॉरी x कह रहा हूँ, a के साथ जाएगा और फिर b के साथ। तो बाइंडिंग में a बाइंड हुआ x डिवाइडेड बाय 4, b बाइंड हुआ 1 बाय 4 के साथ। पहले a सॉल्व होगा फिर b सॉल्व होगा, a को एज अ इनपुट ले लिया हमने, ये रूल्स को
फाइंड किया, कौन सा रूल मैच होता है? रूल मैच होता है स्टेरिक ए डिवाइडेड बाय स्टेरिक बी। तो अगर हम कहते हैं कि सपोज जो है वो 20 डिवाइडेड बाय 10, अगर इंग्लिश में लिखा हो ना 20 डिवाइडेड बाय 10, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि 20 को डिवीजन साइन से रिप्लेस करके b के साथ 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। बाइंडिंग क्या आएगी? a बाइंड हो जाएगा 8 के साथ, डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड के इक्वल होगा, तो a जो है वो 8 के साथ बाइंड हो जाएगा, बाई के साथ बाइंड हो जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा, सॉरी b की जगह आ जाएगा y, ये देखिए, ठीक है। अब a को अलग सॉल्व करना है, फिर से b को अलग सॉल्व करना है। a 8 था, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, b y था, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। जब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो इस a की जगह a की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास a की जगह 8 आ गया, y यानी b की जगह b की वैल्यू क्या आ गई? y, तो 8 डिवाइडेड बाय y, ये आंसर आ गया इस वाले a का, इस वाले a का। जब इस वाले a का आंसर आ गया, ये वाला, ये सॉल्व हो चुका है, तो इस b को भी सॉल्व करना था, तो b का जो b को एज अ इनपुट यहाँ पे हम दोबारा से ले लेंगे, इस वाले b को। तो इनपुट क्या आ गई? 1/4, सिंगल टोकन है, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। जब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, तो a की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय y, ये दरम्यान में जो इक्वल साइन है एज इट इज लिख दिया, और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी। सो हमारे पास जो चौथी वाली इक्वेशन थी उसका भी हमारे पास आंसर आ गया, और वो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी थी। अब हमने उन चारों इक्वेशंस को 1 बाय 1 दोबारा लिख दिया। जो पहली इक्वेशन थी उसका आंसर ये था, दूसरी इक्वेशन का ये आंसर है, तीसरी इक्वेशन का ये आंसर है, चौथी इक्वेशन का ये आंसर है, चारों इक्वेशन हमने लिखी हैं, ठीक है। साथ साथ कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये जो इक्वेशंस बनी हैं, हम एक ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन का एक मॉड्यूल लिखेंगे, हम एक ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन का मॉड्यूल लिखेंगे, उसका ये काम है ये इक्वेशन बनाना। तो जब ये इक्वेशंस बन जाएंगी तो हम इनको कहते हैं अनसॉल्व्ड इक्वेशंस। प्रॉपर फॉर्मेट में हमने उनको लिख दिया, हमने चूंकि इनको शुरू में टोकन्स में डिवाइड किया हुआ था, तो x को अलग, प्लस अलग, y अलग, तो इकट्ठा करके लिख दिया दोबारा। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल g माइनस वाई, दूसरी इक्वेशन थी 2 फाइंड इक्वल g इंटू जी, 6 माइनस एक्स इक्वल 4, 8 डिवाइडेड बाई y इक्वल 1/4। तो ये कुछ इक्वेशंस बन गई हमारी। अब जब ये इक्वेशंस बन गई तो अगेन हम इनको कह रहे हैं अनसॉल्व्ड इक्वेशंस, ठीक है, अनसॉल्व्ड इक्वेशंस। अब एक चीज नोट करें, हमने आगे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्विंग, मैथमेटिक्स सॉल्विंग की लॉजिक को डेफिनेटली सॉल्व्ड इक्वेशंस के जो मॉड्यूल हम बनाएंगे उसमें हम डील करेंगे। फिलहाल ज़रा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो सबसे पहले कहता है कि क्या करो, x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें इन चारों इक्वेशंस में से एक x की वैल्यू मिल रही है और वो है 2। कैसे आ रही है x की वैल्यू 2? तो बता सकते हैं x की वैल्यू 2 कैसे आ रही है? सर ये थर्ड वाले में से आ रही है। थर्ड वाले में से आ रही है, ठीक है, गुड। क्यों? रीजन? x को रिजॉल्व कर रहा है ना, सॉल्व कर रहा है उसको, x को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें कि एक्चुअली इन चारों इक्वेशंस को, सॉल्व इक्वेशन को जो हम मॉड्यूल लिखेंगे वो इन चारों इक्वेशंस को स्कैन करेगा और फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि कौन सी वाली इक्वेशन जो है जहां से आसानी से किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ, और चाहूँ तो इक्वेशन नंबर 4 में से y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से पहले अगर पुट कर लूँ, यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ, तो फिर मुझे इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी,
और इक्वेशन नंबर 1 में y पुट करने के बाद भी x और z दो अननोन वेरिएबल है, इसका मतलब है कि वहां से मुझे वैल्यू नहीं मिल सकती। तो अगर मुझे किसी तरह x की वैल्यू मिल जाए, जैसे उसने वहां पे x की वैल्यू ली हुई है और y की वैल्यू भी फाइंड करेगा, तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू भी चाहिए और y की भी। तो अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाए तो फिर z की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ मैं, ऐसे ही है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 में उसने एक्चुअली क्या किया कि ये था x, ये यहाँ पे अगर मैं लिख सकूं तो ये था 6 - x = 4, ठीक है ना। इसको अगर नॉर्मल हम स्टेप्स में लिखें तो ये बेसिकली क्या बनता है कि हम कहेंगे कि ये जो -x था इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड पर जाके क्या करेगा, -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा, ठीक है, ये -2 हो जाएगा। एक ये स्टेप है, फिर माइनस माइनस को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। या दूसरा स्टेप ये था कि हम क्या करें कि हम x को राइट हैंड साइड पे मूव कर दें। सपोज मैं कहता हूँ x जो है वो राइट साइड पे चला गया और मुझे क्या करना है, यहाँ पे 6/4 करना पड़ेगा अगर मैं समथिंग उस तरह से अगर इसको डिस्कस करूँ। तो इन शॉर्ट देखिए, ये जो लॉजिक मैं भी आपको बता रहा हूँ ये भी इतनी आसान लॉजिक नहीं है। अगर देखा जाए अभी सॉल्विंग नहीं कर रहे, सिर्फ अननोन वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं कि किसी तरह से वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू को हम बाकी इक्वेशंस में पुट कर सके। समझ रहे ना बात? सर ये 6 - 4 नहीं होगा? हाँ सॉरी, 6 - 4 हो जाए, 6 - 4 हो जाए। और ठीक, सर हमें 1 की वैल्यू निकालने के लिए भी तो y भी तो फाइंड फिर भी करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो सॉल्व इक्वेशन का मॉड्यूल है उसको सबसे पहला काम क्या करना है, वो इन सारी इक्वेशंस में से उन इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करेगा जिनमें एक अननोन वेरिएबल है। एक अननोन वेरिएबल, पहली वाली इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल x है, y भी है, z भी है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन चूज नहीं होगी। दूसरी वाली इक्वेशंस में एक अननोन वेरिएबल z है और दूसरा अननोन वेरिएबल है टू फाइंड, दो अननोन वेरिएबल है, ये भी चूज नहीं होगा। तीसरी इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल है x, ये चूज हो जाएगा, एक ये। फिर चौथी इक्वेशन में भी एक अननोन वेरिएबल है, दोनों चूज हो जाएंगे। तो x = 2। फिर इनको वो क्या करेगा, प्रॉपर सॉल्व भी करेगा इक्वेशन को। इसको हम कहते हैं वो वेरिएबल x को आइसोलेट करेगा, यानी अगर वेरिएबल x जो है वो राइट साइड पे अगर आ जाए तो लेफ्ट पे लेके आना है। वेरिएबल x जो है वो अगर डिवीजन में आ रहा है तो उसको वापस ऊपर लेके आना है। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए हमें एक आइसोलेट का फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, ये आइसोलेशन की वजह से आइसोलेट के फंक्शन ने ये काम किया। y = अगेन 2, y की वैल्यू भी हम फाइंड हुई है। अब देखें ये जो y की वैल्यू फाइंड करना है ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, बिकॉज y डिवीजन में गया हुआ है। y जो है वो क्या है, डिवीजन में। तो डिवीजन से उसको निकाल के टॉप पे लेके आना, जो वेरिएबल जो इसके साथ ऑपरेंड जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको राइट साइड पे जाके डिवाइड करना पड़ेगा, जो माइनस हो रहे हैं वो राइट पे जाके प्लस हो जाएंगे। तो ये सारी लॉजिक्स हमें ऐड करनी है। ये करने के लिए हमें आइसोलेट का फंक्शन लिखना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो फिर हमने सॉल्व भी करना है इक्वेशन को। तो अब सॉल्विंग जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें z की वैल्यू मिल जाती है, और अगर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में हम z की वैल्यू पुट कर दें तो हमें 2 फाइंड की वैल्यू मिल जाती है जो कि 81 है। सो ये चीज़ अब हमने करनी है। तो दो चैलेंजेस हैं अब हमारे पास, एक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना और उसके लिए हम एक मॉड्यूल लिखेंगे ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन। मैथमेटिक्स की इक्वेशन बनाना, उसके लिए हम लिखेंगे ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन। फिर उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना, उसके लिए हम सॉल्व का एक फंक्शन लिखेंगे। सॉल्व के फंक्शन में मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे जो आइसोलेशन का काम करेंगे, जो फिर इक्वेशन सॉल्विंग का काम करेगा, एंड सो ऑन। तो ये एक ओवरव्यू था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये जो फंक्शन है स्टूडेंट का ये इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। तो अब मैं वापस स्टार्ट में जा रहा हूँ दोबारा से स्लाइड्स पे। अब काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अब जो ये स्लाइड की चीज़ें हैं आपके लिए समझना जो है वो अब आसान हो जाएगा। सो दोबारा देखते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट कोड की समरी की अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुझे सबसे पहले पैटर्न मैचर चाहिए। क्यों चाहिए भाई पैटर्न मैचर?
क्यों चाहिए पैटर्न मैचर? बोले सर जो आपके पास यूजर ने इनपुट दी है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ब्रेक यानी उसको करके अपने अलाइन करना है ना। हाँ, उसको रूल्स के अगेंस्ट जो है वो मैच करना और फिर बाइंडिंग लेके आना और फिर रिस्पॉन्सेस में उनको सब्स्टिट्यूट करना, ये सारा का सारा काम जो है वो पैटर्न मैचर करेगा, जो कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया। फिर यस सर। दूसरा काम ये है कि हमें जो है वो कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। एक वेरिएबल हम बनाएंगे स्टूडेंट रूल्स का, जिसमें हम सारे के सारे स्टूडेंट के रूल्स को रखेंगे। फिर लेटर्स का एक वेरिएबल चाहिए, कुछ ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स का वेरिएबल इसलिए चाहिए बिकॉज हमने जब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी होती है तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो ऑपरेटर अगर प्लस है तो राइट साइड पे जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के लॉजिक्स के लिए एक ऑपरेटर का एक वेरिएबल बनाएंगे हम। नंबर्स में हम 0 to 9 नंबर्स रखेंगे, लेटर्स में हम A to Z लेटर्स को रखेंगे। तो आपको पता है लेटर्स जो हैं वो हमने पैटर्न मैचर में यूज़ किए थे, और अब नंबर्स भी हमें यहाँ पे चाहिए बिकॉज हमने स्टूडेंट में एक्चुअली मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, तो कुछ नंबर्स भी हमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम स्टूडेंट का कंप्लीट जो है वो मॉड्यूल लिखेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, और एक नॉइज़ वर्ड के लिए रिमूव नॉइज़ के नाम से एक फंक्शन भी बनाएंगे जो कि नॉइज़ वर्ड्स को रिमूव करेगा। शुरू में आपको बताया कि इनपुट में से नॉइज़ वर्ड्स को भी रिमूव किया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया एक मैन ओवरव्यू। इसको अगर हम मजीद अगर ब्रेक करें तो हमारे दो मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो ट्रांसलेट करता है एक्सप्रेशंस में, हम उसको जो भी पैराग्राफ देते हैं उस पैराग्राफ को वो क्या करता है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करता है। प्रीवियस वाली एग्जांपल में आप देखेंगे 4 एक्सप्रेशन बनी थी, वो जो इक्वेशंस बनी है उसको एक्सप्रेशन कह रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हमें जो है वो कुछ मजीद फंक्शंस चाहिए होते हैं, जैसे टू इक्वल स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, कहाँ से आ गया, सही है। तो ये एक फंक्शन हमें ये चाहिए होगा टू इक्वल स्ट्रिंग के लिए। फिर इसी तरह रिप्लेस आइटम का फंक्शन चाहिए, तो आगे चल के देखेंगे हमें ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन का जो फंक्शन है वो चाहिए। तो ये फंक्शन है जो कि एक्सप्रेशन में कन्वर्ट है। सॉल्व इक्वेशन, ये इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं, इनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह से ये फंक्शंस काम करते हैं। आप देखें इन एक्सप्रेशन क्या करेगा, उसको जो है वो इनफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेगा इक्वेशंस को। रिवर्स ऑफ ऑपरेटर का रिवर्स लेके आना पड़ेगा। प्लस है तो उसका रिवर्स ऑपरेटर माइनस होगा, माइनस है तो उसका रिवर्स ऑपरेटर प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो माइनस मल्टीप्लाई। ये सारे रिवर्स ऑपरेशंस हमने करने होते हैं जब वेरिएबल को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाना होता है अननोन वेरिएबल को, तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, ये सब बिल्ट इन मेथड्स होंगे या हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा? नहीं, हम बनाएंगे, ये सारे फंक्शन हम बनाएंगे। ठीक है, रिवर्स के केस में हम ऑपरेटर कुछ यूज करें। आइसोलेट का फंक्शन ये काम करेगा जो मैंने बताया कि वेरिएबल जो है वो डिवीजन में है, वेरिएबल जो है उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट पे लेके चले जाओ, ये आइसोलेट का फंक्शन करेगा। सॉल्व इक्वेशन का फंक्शन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और इसी तरह प्रिंट और बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये हमने सॉल्व इक्वेशन के मॉड्यूल में हमने अंडरस्टैंड करना। तो ये जो है एक ओवरव्यू था। अब जल्दी से हम स्टूडेंट कोड की तरफ आते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हमें पैटर्न मैचर को इंपोर्ट करना है। स्टेप 1, ऑपरेटर्स का एक लिस्ट चाहिए, नंबर्स की एक लिस्ट चाहिए, लेटर्स की एक लिस्ट चाहिए। ये लिस्ट हमने रख ली टॉप पे। फंक्शन डिफाइन किया स्टूडेंट, ठीक है। यूजर से एक स्टेटमेंट इनपुट ली और उसको यूजर इनपुट में स्टोर कर लिया। जो भी यूजर वैल्यू देगा उस इनपुट को लोअर केस में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया। क्यों लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया? बिकॉज हमारे जो रूल्स हैं उनमें जो पैटर्न्स पड़े हुए हैं या जो टोकन्स पड़े हुए हैं वो स्मॉल में है। तो यूजर अगर अपर में भी पास करता है तो कोई इशू नहीं है, हम उसको इंटरनली लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारी मैचिंग आसानी से हो सके। लोअर में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया डॉट के बेस पे। ठीक है, ये वही स्टेप्स हैं जो हम अभी एग्जांपल्स में कर चुके हैं। जब हमने उसको सेंटेंसेस में ब्रेक कर दिया तो हमारे वेरिएबल इंग्लिश इक्वेशंस में अब वो सेंटेंसेस पड़े होंगे।
और एक EQS के अंदर हम उन इंग्लिश सेंटेंसेस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेंगे। फिर हमने एक लूप चलाया उन इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर, चूँकि ज़्यादा हैं तो पहले उसका पहला वाला सेंटेंस पिक किया और उसको स्प्लिट कर दिया स्पेस की बेस, यानी वो जो शुरू में था ना, इफ क्या था, इफ z is 3 what is twice of z, तो वो जो इफ z is 3 वो क्या है, वो एक सेंटेंस था ना, उस पूरे के पूरे सेंटेंस को फिर से हमने क्या कर दिया, स्पेस की बेस पर टोकन्स में डिवाइड कर दिया, तो इंग्लिश इक्वेशंस हमारे पास जो है वो आना शुरू हो जाएंगे अब। ठीक है, वो जो टोकन्स हमारे पास आएंगे, अब उन टोकन्स को हमने नॉइज, रिमूव नॉइज का फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे, और वो देखेगा कि उन टोकन्स में कोई नॉइज वर्ड तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा होगा तो ये रिमूव कर देगा। ये अगेन ये फंक्शन हमने आगे बनाना है नॉइज वर्ड का। फिर हम वही जो इक्वेशंस आएंगी वो हम ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन को देंगे, ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन उसको ब्रेक करके इक्वेशन बना के इन इक्वेशन EQS के अंदर स्टोर करता जाएगा। अब EQS के अंदर हमारे पास इक्वेशंस आ गई और आखिर पे हम फिल्टर लगाएंगे कि कहीं कोई ऐसी इक्वेशन तो नहीं है जो एम्प्टी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा यूज़र की इनपुट कुछ इस तरह से आ जाती है कि प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनती। तो ये जो आखिर पे हम कह रहे हैं कि वो जो भी इक्वेशंस हैं उनको फिल्टर करो कि कोई इक्वेशन जो है वो इक्वल टू नल तो नहीं है। अगर इक्वल टू नल नहीं है तो हम उसको इक्वेशंस में रखेंगे, अगर कोई इक्वेशन गलती से बन गई ऐसी जो कि प्रॉपर इक्वेशन नहीं है तो ये फिल्टर जो है वो उसको रिमूव कर दें। एंड देन हम सॉल्व इक्वेशन के मॉड्यूल को यूज़ करते हुए वो जो भी इक्वेशंस हमारी बनी है हम उनको सॉल्व करेंगे। ये ओवरऑल जो है वो हमारा फंक्शन है। अब वन बाय वन जो जो फंक्शन इसमें यूज़ हो रहे हैं एक नज़र उनको देख लेते हैं। नॉइज वर्ड्स रिमूव करने के लिए हम जो भी टेक्स्ट इसको देंगे वो टेक्स्ट एक नॉइज वर्ड की लिस्ट के साथ फिल्टर होगा। नॉइज वर्ड्स ये हैं सारे के सारे, द, नंबर, ऑफ, फाइनली, सिमिलरली, एंड, ही इज, वाइल, ये सारे के सारे नॉइज वर्ड्स। आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको लगता है कि कुछ और भी नॉइज वर्ड्स हो सकते हैं तो यहाँ इस लिस्ट में ऐड कर दें। फिर हमने एक लूप चलाया इन नॉइज वर्ड्स के ऊपर। पहला वाला जो वर्ड है वो यहाँ पे W में आ जाएगा, तो W में आ गया सपोज A। हमने कहा कि जो यूजर ने टेक्स्ट दिया है उसमें सर्च करो कि ये A जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो फिर डेफिनेटली उसका जो काउंटर है वो 0 से ज़्यादा होगा। अगर हमारी इनपुट में ये A जो है ये एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने क्या करना है, उस टेक्स्ट के ऊपर लूप लगाया, ठीक है, और वो जो टेक्स्ट है उसकी एक एक वैल्यू को A में कॉपी किया और हमने देखा कि कहीं वो A जो है वो इस W यानी A की इक्वल तो नहीं है। सही है, जब इनपुट में टेक्स्ट आ रहा है ना उस इनपुट के टेक्स्ट को A के साथ वन बाय वन लूप में कंपेयर किया और अगर इक्वल नहीं है तो फिर उसको जो है वो हम टेक्स्ट में सेव रखेंगे और अगर कोई इक्वल आ गया तो वो टेक्स्ट में से रिमूव होता जाएगा साथ। एंड फाइनली हम उस टेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। इस तरह से अगर हमारी इनपुट में कोई भी ऐसा टोकन इन टोकन्स के साथ मैच कर गया तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। देन स्टूडेंट के रूल्स हैं, ये स्टूडेंट के रूल है, ये उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये सारे रूल्स हैं, ये हम एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो मैं इस स्लाइड को नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। एंड देन ये हमारा वो फंक्शन है जो कि ट्रांसलेशन का काम करता है। ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन का काम करेगा। ओके, सो इसको हमने कोशिश करके आज कंप्लीट करना है। ट्रांसलेशन वाला कोड जो है, फिर जो सॉल्व इक्वेशन का मॉड्यूल है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो माइंड सेट बना लें, ये फंक्शन क्या करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा एक्सप्रेशंस पे, यानी हम इसको इक्वेशंस देंगे, जो हमने वर्ड जो सेंटेंसेस ब्रेक किए थे ना वो सेंटेंसेस हम इसको देंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, उसको मैथमेटिक्स की इक्वेशंस में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले जो भी हमने इक्वेशंस की इसको लिस्ट दी है, ठीक है, इक्वेशन की लिस्ट में बना दिया है कि जो इंग्लिश सेंटेंसेस थे वो एक एक करके हमने इसको एक लिस्ट की फॉर्म में दे दिया। इसने सबसे पहले उनको प्रिंट किया, हमें दिखा दिया कि भाई ये इक्वेशंस हैं जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फिर इसने वो जो स्टूडेंट के रूल्स थे, ठीक है, उसके ऊपर लूप लगाया, स्टूडेंट के रूल्स के ऊपर लूप लगाया और रूल्स में से
जो उसका रिस्पॉन्स था, रूल का जो रिस्पॉन्स था, अब चूंकि रूल्स में पहला रूल आएगा तो पहले रूल का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स में चला जाएगा, जो पैटर्न है वो पैटर्न वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमने उस पैटर्न को हमने जो है वो स्प्लिट कर दिया, उसके टोकन्स बना दिए, स्पेस की बेस पे स्प्लिट कर दिए, तो वो सारे के सारे टोकन्स जो है वो यहाँ पे आके से वो, अब वो जो टोकन्स आए हैं पैटर्न के, हमने वो पहला वाला वो जो टोकन्स थे वो सारे के सारे पैटर्न मैच को दे दिए और जो इक्वेशंस थी वो भी साथ दे दी, सही है। जो रूल्स में से पहला रूल आया है वो रूल, उसका जो पैटर्न था वो, क्योंकि हमें पैटर्न के साथ मैच करना है, वो इनपुट वाली जो लिस्ट थी उसके साथ हमने पैटर्न मैचर को कॉल कर लिया, ठीक है। तो जो इक्वेशन लिस्ट थी उसके साथ जब हमने पैटर्न मैचर को कॉल किया तो एक्चुअली क्या होगा कि इस लिस्ट के अगेंस्ट उस पैटर्न को चेक किया जाएगा। अगर मैच होता है तो बाइंडिंग में एक बाइंडिंग आ जाएगी, और हम यहाँ पे कंडीशन चेक करें कि अगर बाइंडिंग होती है तो ये वाला काम करना है, और अगर बाइंडिंग नहीं होती तो क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है वो लूप के अंदर हो रहा है, तो अगली दफा क्या होगा कि दूसरा वाला पैटर्न उठा दिया जाएगा, ये पैटर्न रूल्स में से दूसरा पैटर्न उठा लिया जाएगा और उसकी बाइंडिंग को चेक किया जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे रूल्स मैच होते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि बाइंडिंग में कोई वैल्यू आ जाएगी। जब बाइंडिंग में कोई वैल्यू आ जाती है तो वो कहता है कि क्या करो, उसका जो पैटर्न है वो और उसका जो रिस्पॉन्स है वो पहले प्रिंट कर दो और जो भी बाइंडिंग का रिजल्ट आए वो भी दिखा दो। दिखाने के बाद इसका मतलब है कि हमने क्या किया, जो हमारा वर्ड था उसके ऊपर रूल मैच हो गया और मैच होके एक ए की बाइंडिंग आ गई, एक बी की बाइंडिंग आ गई। अब हमने क्या करना है, ए के ऊपर बी कॉल भेजनी है और बी के ऊपर बी कॉल भेजनी है। हमने क्या किया कि वो जो वेरिएबल था जिसको हम ए कह रहे हैं उसके ऊपर ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन को कॉल कर दिया दोबारा से, और हम कह रहे हैं कि दोबारा से इसको जो है वो बाइंड करो, सही है, बाइंड करो। तो इन शॉर्ट इस लूप में जो हमारे पास बाइंडिंग्स आ जाती हैं उन बाइंडिंग्स के ऊपर हम दोबारा से फंक्शन को कॉल कर लें, और जो रिप्लेस आइटम का फंक्शन है वो बेसिकली ट्रांसलेटेड वैल्यू में से जो क्वेश्चन मार्क है उसको ख़त्म कर देगा। बिकॉज अगर क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए आता है तो हमें सिर्फ ए के साथ वैल्यू को बाइंड करना है, तो वेरिएबल और रिस्पॉन्स के साथ हम बाइंडिंग करेंगे और वो एक रिस्पॉन्स में आ जाएगी और उस रिस्पॉन्स को हम प्रिंट भी करेंगे और रिटर्न भी कर देंगे। और अगर ऐसा है कि कभी हमारे पास बाइंडिंग नहीं आती तो जो भी लिस्ट एम्प्टी थी वही हम प्रिंट कर देंगे और उस लिस्ट का जो पहला वाला एलिमेंट है वो उठा के हमने रिटर्न कर देना। अगर कहीं बाइंडिंग नहीं होती तो आपने देखा था कि एंड में जब सिंगल वर्ड बन जाता है तो वही जो सिंगल वर्ड है हम उसको रखते हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ जीरो जो है वो सिंगल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जस्ट आपको पर्पज ओवरव्यू देना, तो मुझे पता है कि इतनी डिटेल में ये वाला फंक्शन आपको नहीं समझ आया होगा। आप एक ओवरव्यू फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। जो प्रीवियसली हमने एक प्रोसीजर रन किया था, एक ट्रेसिंग की है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेरी हुई तो अगली क्लास में मुझे बताएं, एंड देन हम जो हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, सही है, हम खुद भी ये बात देख लेंगे, लेकिन आप ना इसको रिवाइज करा दीजिएगा ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन वाले को। जी मैं करा दूंगा। आप एग्जांपल के साथ जो हमने की है ना उसके अकॉर्डिंगली इसको एक दफ़ा देख के आइए। चले इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, अभी आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है।